न मुई बदलिणो न मेरा हाल, बस एक टॉग रही सदाई कतराई कोई तो मार दूं माई की छपराल। उसमें रोमाल्टी में कविता की लेखन की शुरुआत थी। रोमाल्टी को आप सीधे सीधे रोमाल्टी में प्रस्तुत नहीं कर सकते थे, ये था कि समझ में आएगी या नहीं आई। आप लिखेंगे तभी तो भाषाएं बचेंगी। माना आपने कविताएं लिख ली, कहानियां लिखेंगे, आप बच्चों के लिए लिखेंगे, वही काम मैंने किया पुरोला। तो वहाँ तो पलायन बिल्कुल शून्य है, वहाँ पलायन नहीं है, वहाँ लोग आज भी अपना खेती कर रहे हैं। तो ये कैसे नहीं, ये वास्तव में एक अभिशाप है, ये जो शराब का होना, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। यहाँ पापी दुनिया न का न सुनाई, बस एक का कसर रही जो मुल्लू न काटी, उठा रिंगाए बाकरा का मेसी खूब दौड़ाई। भाषा को और उसको संवारने को और उसको विस्तार देने के लिए आपको अलग अलग विधाओं में बेहतर सृजन करना पड़ेगा। शब्द जब अपनी मिट्टी से जुड़ते हैं तो वो पीढ़ियों के लिए धरोहर बन जाते हैं। नमस्कार, लेखक और लेखनी सीरीज में आज हम आपको एक ऐसे ही लेखक से मिलवाएंगे जो शब्दों के माध्यम से अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रहे हैं। उनकी रचनाओं में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, ग्रामीण परिवेश, संघर्ष, प्रकृति और सामाजिक परिवर्तन साफ दिखाई देता है। उन्होंने शब्दों को ताकत बनाया और उत्तरकाशी की रवाई घाटी को एक अलग पहचान दिलाई। हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार महावीर रमाल्टा जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले शुरुआत इसी से करना चाहूंगी कि आप 40 सालों से लेखन कर रहे हैं, बतौर फार्मासिस्ट आपने अपनी सेवाएं दी हैं जी। लेकिन लेखन से आपका जुड़ाव कैसे आया? लेखन से मेरे जुड़ाव की वजह ये रही कि मैं बचपन में पढ़ाई के लिए उत्तरकाशी गया और उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष जनवरी में माघ मेला हुआ करता था, एक सप्ताह का। उस मेले में कवि सम्मेलन होता था और उस कवि सम्मेलन में देश भर के जाने माने कवि शायर शिरकत करते थे। तो मुझे रुचि थी, मैं जाता था, देर रात तक कवि सम्मेलन सुनता था और मुझे अंदर से कुछ ऐसा लगता था कि कुछ सृजन की तरफ या कुछ अभिव्यक्त करने के लिए मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। तो कब से आपने लिखना शुरू किया? लिखना तो 80 के दशक में हो गया था और स्मृति के तौर पर देखूं तो मेरी पहली कविता 23 मार्च 1983 जो उत्तरांचल तब साप्ताहिक हुआ करता था, उसमें बेरोजगार शीर्षक से छपी थी। तो क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? महज 17 वर्ष। 17 वर्ष जी। और लेखन की प्रेरणा अगर हम कहें तो किनसे हैं, कौन लेखक हैं जिन्हें आप करते हैं? लेखक कहूँ तो कोई एक लेखक नहीं रहा। शुरुआत जब उत्तरकाशी में पढ़ने के लिए रहना हुआ तो वहाँ पर वो दौर ऐसा था, वो पत्र पत्रिकाओं का दौर था। उसमें बड़ी तादाद में पत्र पत्रिकाएं पढ़ी जाती थी, बच्चों के लिए अलग होती थी, नंदन, पराग, और बड़ों के लिए साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाएं थी, कादम्बिनी थी। तो मुझे जो शुरुआती जुड़ाव रहा मेरा वो पराग से रहा। पराग बच्चों की बहुत ही अच्छी पत्रिका हुआ करती। तो पराग को पढ़ते हुए मुझे लगा कि इस तरह की कहानियाँ मैं लिख सकता हूँ। और उसके बाद जहाँ तक और पुस्तकों की है तो उत्तरकाशी में ही बड़ी संख्या में उसमें पुस्तकें आती थी। मुझे याद है एक कोई रामवीर थे, उनका एक पान की दुकान थी, तो वहाँ पान, बीड़ी, सिगरेट के अलावा ये देखिए आप जो देश और विदेश के जो प्रतिष्ठित लेखक थे उनके साहित्यिक कृतियाँ वहाँ मिल जाती थी। वहीं से हमने प्रेमचंद को पढ़ा, शरद चंद्र जी को पढ़ा, शिवानी जी को पढ़ा, हिमांशु जोशी जी को पढ़ा, यानी जो उस दौर के या कैसे पहले के जो स्थापित साहित्यकार थे। तो वहाँ वो जो वैसी चीज़ें हैं उनके साथ साथ साहित्य मिल जाता था और मैं वहीं से किताबें एक तरफ खरीदने की एक भूख शुरू हुई थी और यहाँ तक कि मैंने किताबें फिर उधार लेकर के पढ़ना शुरू कर दिया था। मेरी एक कमजोरी ये रही कि मैं किताबें मांग के नहीं पढ़ पाया, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे खरीदनी थी वो किताब। और ऐसे कर चाहे उधार हो नगद हो, किताब लाई और उधार चुका दिया, लेकिन उसको अपने संग्रह में भी रखा, उससे पढ़ा। बहुत अच्छा। आपने पत्र पत्रिकाओं की बात की तो काफी पत्रिकाएं अभी बंद भी हुई हैं, काफी बड़ी पत्रिकाएं। जी, स्थापित पत्रिका। तो ऐसे में पत्रिकाओं का बंद होना किस तरह का एक ये रास्ता दिखाता है? एक बहुत बड़ा संकट है, लेकिन लेखक तो ये कहूँगा ना कि अपनी राह खोज ही लेता है। जी।
अब पत्रिकाएं जो वो कहते हैं, जिनको कहते हैं ना बड़े घरानों की पत्रिकाएं, जी बंद हो गई हैं। जैसे कादम्बनी बंद हो गई है, साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हो गया है, धर्मयुग बंद हो गया जी है, और एक लेकिन उसके समानांतर दूसरी पत्रिकाएं हैं, जिनको हम लघु पत्रिकाएं कहते हैं। जी और जहाँ तक मेरी समझ में है, या मैं स्वयं ही, लघु पत्रिकाओं ने लेखक को स्थापित किया है। चाहे वो आज के दौर में भी जैसे निकल रही है, हमें तो जैसे कथाक्रम पत्रिका है, और उस दौर में बहुत सारी पत्रिकाएं, और ये वर्तमान साहित्य है। तो ये जो पत्रिकाएं, ये बेशक इनका बाजार कम हो, लेकिन इनमें छपना, ये इस बात की एक तरह से गारंटी होती थी कि आप अच्छे लेखकों में शुमार है। शुमार। जी अब एक आपके नाम से जुड़ा एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी जी कि जरूर। आप उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र से जी हैं जी हाँ जी। और वहीं आप पले बड़े हैं। जी जी आपने अपने नाम के आगे रवाल्टा शब्द इस्तेमाल किया, जिससे आज आपकी पहचान है, जी आपकी जी। प्रसिद्धि है। जी तो जी रवाल्टा शब्द का प्रयोग कैसे? जी, रवांटे, इसके पीछे की वजह ये थी कि रवाई क्षेत्र के एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता रहे, समाज सेवी, दौलतराम रवांटा जी। जी तो उनके बारे में जब मुझे जानकारी लगी, तो उनका ये था कि वो नौटियाल थे, जी लेकिन उन्होंने समाज सेवा का जो उन पे एक तरह से भूत सवार हुआ था, उसके चलते उन्होंने अपने जाति सूचक शब्द मिटा दिया था। जी और जिस दौर में मैं पढ़ रहा था उत्तरकाशी, तो उस दौर में स्वर्गीय जोत सिंह रवांटा जी थे। जी वो बड़े अ, ऊंचे स्तर के समाज सेवी, और एक उनका वो था कि जो जन समस्याएं थी, आसपास क्षेत्र की समस्या है, उसके अलावा वो रवाई जौनपुर क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित कराने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे। तो उनको देख करके वो भी वो रावत थे, तो रवांटा लेकर फिर मुझे लगा कि अगर इनके जो हर उसका क्षेत्र के व्यक्ति का एक समर्पण होता है, जी तो मुझे लगा कि अगर ये किसी समर्पण भाव से चलना है, तो क्यों ना मैं भी रवांटा ही लिखूं, और मेरा क्षेत्र तो साहित्य होगा, अभिव्यक्ति साहित्य और रंग कर्म। तो इसलिए मैंने विधिवत अपने बहुत लंबा नाम हटा करके सिर्फ महावीर रवांटा ही पहले क्या कर था? दिया। महावीर सिंह राणा। राणा। जी जी। राणा से रवाल्टा सिंह बने हटा आप, और दिया आप। और राणा हटा दिया और रवांटा किया। अच्छा, रवाई क्षेत्र की आपने बात की, तो रवाई क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत एक अलग महत्व रखती है जी जी उत्तराखंड में। जी तो वहाँ के क्षेत्र के लिए आपने सबसे पहले काम किया और उसको साहित्य से जोड़ने के लिए भी जी काम जी किया। जी जी। वो मुहिम कैसे शुरू हुई? वो एक जैसे सभी लोग जानते हैं कि रवाई की एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है, चाहे वहाँ का लोक साहित्य हो और चाहे संस्कृति हो, दोनों दृष्टि से। क्योंकि मैं एक तरह से शुरू में तो कलम थाम चुका था, जी और एक तरह से शुरुआत तो पत्रकारिता से ही की थी। उसके बाद फिर मुझे ये लोगों ने सुझाव दिए कि आप इस सांस्कृतिक संपन्न क्षेत्र के लोग हैं, तो आप अपने कलम के माध्यम से ही यहाँ की संस्कृति को उजागर कर सकते हैं। एक तो हो गया। दूसरा, मेरे अंदर पीड़ा थी एक, कुछ ये था कि जैसे अभिव्यक्ति, रवाई क्षेत्र से ऐसा कोई नामी-गिरामी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो बेहतर, या कह सकते हैं धार-धार ढंग से अपनी संस्कृति को उजागर कर सके, वहाँ की जो व्यापकता है उसको उजागर कर जी सकते। तब मुझे लगा कि एक जैसे वहाँ की कई घटनाएँ हैं, जैसे तिलारी कांड हुआ। तिलारी कांड के बारे में आपको जान कर के सुखद आश्चर्य होगा कि वो बहुत बड़ा छोटा जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है उसको। जी जलियांवाला के बाद वो था जिसमें लगभग 300 के आस-पास लोग मारे गए थे, और बड़ा क्रूरतम चक्रधर जुयाल की क्रूरता का प्रतीक था, या कह सकते हैं कि रियासत की क्रूरता का प्रतीक था। तो ये ऐसे लगा कि ऐसे जब हमारे पास ऐसे घटनाक्रम हैं, और उन पे 1930 में घटित हुआ 1930 था में 30 में जी 1930 को बड़कोट के पास, जी तो वहाँ तिलाड़ी एक स्थान है, उसी का मैदान है, वहीं उसको स्पर्श करती हुई यमुना बहती है। तो ऐसी चीज़ों को उजागर किया जाना चाहिए, और मैंने 80 के दशक में ही बाकायदा उस पर नाटक लिखा, और जिस माघ मेले का ज़िक्र मैंने किया, जी माघ मेले के अवसर पर उत्तरकाशी में उसका विधिवत मुनारबंदी जी। शीर्षक से उसका नाट्य मंचन हुआ। तो जो उस वक्त घटनाक्रम हुआ था, आपने उस नाटक में वही सब मेंशन किया? हाँ जी, कोशिश की उसमें एक कह सकते हैं ना, वो जो उम्र थी उस समय, या जी जितनी समझ थी, या जी जितनी सामग्री मिल पाई, उस हिसाब से मैं उसको मंचन किया मैंने। और भाषा,
क्योंकि भाषा की हम बात करते हैं तो आज हमारी जो लोक भाषाएं हैं, चाहे गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी, कोई भी, जी, आपके क्षेत्र की जो भाषा रही है रवाल्टी जी भाषा, तो रवाल्टी। उसके संरक्षण के लिए भी आप काम कर रहे हैं। उसमें आपने कई किताबें भी लिखी। हाँ, रवाल्टी तो जी हाँ, आप रोक रहा हूँ मैं। जी, दरअसल रवाल्टी रवाई क्षेत्र अब कह सकते हैं कि 3 विकास खंडों में बोले जाने वाली है। लेकिन शुरू में रवाल्टी थी 50 के दशक में बेशक डॉक्टर गोविंद चातक जी ने रवाल्टी पर आगरा विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि पीएचडी की थी और डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। लेकिन उसके बाद फिर रवाल्टी को लेकर के खाली गढ़वाली, कुमाऊनी या ज़्यादा से ज़्यादा जौनसारी लोग जानते थे। जी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये हमारी भाषा तो बड़ी है, उसका अपना वजूद अस्तित्व। बाहर में जब पढ़ाई के लिए गया था तो वहाँ आपस में लोग अपनी बात वो भाषा बोलते हुए सकुचाते थे, बड़ा संकोच होता था, झिझक होती थी। फिर मुझे लगा इतनी अच्छी हमारी भाषा है तो क्यों झिझकते हम। जी, तो जब इधर मैं हिंदी साहित्य की ओर आया और लगातार लिखना शुरू किया, जो मैंने कहा, जो लघु पत्रिकाओं में छपना हुआ और आपके अमर उजाला के जैसे रविवासरीय पृष्ठों पर मैं छपा, मेरी कहानियाँ छपी और बाकायदा 1.5-2 वर्षों तक मैंने आपके इसी पृष्ठ के लिए पुस्तक समीक्षा का कॉलम भी संभाला था, जब मेरठ से प्रकाशन होता था। तो फिर वो जब इधर हिंदी साहित्य में पहचान बनने लगी, फिर मुझे लगा कि जो उपेक्षा का दंश झेल रही है रवाल्टी, क्यों ना उसके लिए भी कुछ किया जाए। तो उसके करने के लिए मैंने उसमें रवाल्टी में कविता की लेखन की शुरुआत की और उस कविता 1995 में वो कविता छपी थी जल लहर में, देहरादून से प्रकाशित होने वाले 7 जनवरी के अंक में, और वो हिंदी अनुवाद के साथ छपी थी। मतलब उस समय स्थिति ये थी कि रवाल्टी को आप सीधे-सीधे रवाल्टी में प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। ये था कि समझ में आएगी या नहीं। नहीं आई। उसके बाद फिर आगे धीरे-धीरे लेखन का सिलसिला निकल पड़ा। कुछ पत्रिकाएँ थी, वो जो पत्रिका क्या पुस्तकें थी जो उत्तराखंडी भाषाओं की रचनाओं का प्रकाशन कर रही थी, उसमें मैंने अपने रवाल्टी रचनाएँ दी। उस फिर भी मोहन नेगी जी ने कविता पोस्टर बनाए रवाल्टी कविताओं के, और अकेले मेरी रवाल्टी कविताओं के 20 कविता पोस्टर उन्होंने बनाए, देश भर में प्रदर्शित किए, तो लोगों के सामने रवाल्टी कविता आने लगी। फिर रवाल्टी कविता की पुस्तकें, ये कविता संग्रह जो पहला आया जी। 2017 में, वो आया गहनी जड़ा हमारा सोइना, यानी आसमान जैसे हमारे सपने। और आज 3 कविता संग्रह मेरे रवाल्टी में आ गए हैं। उसके बाद छपराल, और छपराल के बाद जा आमद छांटन है। और इसका संरक्षण अगर हम कहें, क्योंकि हम कोई मुहिम शुरू करते हैं तो जब हम एक से शुरुआत करते हैं तो लोग पीछे जुड़ते हैं, तो उसके संरक्षण अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर इसको कैसे पहचान दिला सकते वो राष्ट्रीय स्तर पे ये हुआ कि ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो भाषा शोध एवं प्रकाशन केंद्र बड़ोदरा द्वारा एक जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के बाद एक बहुत बड़ा भाषाई सर्वेक्षण कराया गया, जिसको कहा गया भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण। उसमें भारत की 870 भाषाओं पे काम हुआ, और जिनमें उत्तराखंड की 13 भाषाओं पर हुआ था, हैं? जी, और 13 भाषाओं में एक रवाल्टी भी थी। तो उसमें भाषा का क्षेत्र, भाषा की विशेषता, भाषा का कुछ उपलब्ध साहित्य, उसमें एक पहचान के रूप में उपस्थिति दर्ज हो गई। मुझे उस सर्वेक्षण में कार्य करने का अवसर मिला गणेश एन देवी जी के नेतृत्व में। उसके बाद फिर यहाँ उत्तराखंड भाषा संस्थान अपने वजूद में आया था, लगभग 2010-11 की बात है। तो उन्होंने भाषा सर्वेक्षण किया था, जी, तो वहाँ पर भी रवाल्टी को लेकर के मैंने किया था कि रवाल्टी का सामाजिक एवं भाषा वैज्ञानिक विवेचन करके किया था। उसके बाद फिर पहाड़ संस्था है, पहाड़ संस्था ने एक बहुभाषी शब्दकोश निकाला, जिकल कामची उड़ायली, और उसमें भी 13 भाषाओं के शब्द रखे गए, आधारभूत शब्द रखे 1500 शब्द और 100 संस्कृति बोधक। तो अब उसका दूसरा संस्करण बजाय 2025 में निकल गया है, उसमें 1000 शब्द और डालकर, यानी 2500 शब्द हो गए और 100 संस्कृति बोधक शब्द हो गए। तो इस तरह रवाल्टी दूसरी भाषाओं के साथ। और एक आपको बहुत रोचक बात बता रहा हूँ, जो भाषा संस्था ने जो सर्वेक्षण किया, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि जिसे बोलने वाले 200 से ज्यादा लोग हैं, वो बोली नहीं, भाषा है। नहीं तो बोली और भाषा के उसमें हम उलझे हुए थे कि साहब गढ़वाली बोली जी, और ये रवाल्टी उपबोली यहाँ तक आ जाते थे, और हिंदी भाषा। जी। जी जी। तो आपको लगता है कि अब इसके संरक्षण की अगर हम उत्तराखंड में भी बात करें, क्योंकि लोग आजकल बोलना भूल गए हैं अपनी जी। भाषा, जब बाहर जाते हैं तो नहीं बोलते हैं, तो क्या स्कूलों से इसकी शुरुआत होनी चाहिए? हाँ, स्कूल वो एक उस क्षेत्र को मैं उस शिक्षण का क्षेत्र है, उस पे तो मैं ज़्यादा दखल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अपने स्तर से ये लेखक के रूप में, एक भाषा प्रेमी के रूप में मैं ये देख रहा हूँ कि हम लगातार लिखें। जी, आप लिखेंगे तभी तो भाषाएँ बचेंगी। माना आपने कविताएँ लिख ली, कहानियाँ लिखेंगे, आप बच्चों के लिए लिखेंगे, वही काम मैंने किया। बाल नाटक लिखेंगे,
और एक और भी इसमें जैसे अनुवाद, जो संक्षिप्त वाल्मीकि रामायण है, जी, उसका रमाल्टी कई भाषा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। जी, तो एक रमाल्टी के लिए भी एक वो आया था उनका कि आप कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उसका रमाल्टी में भी अनुवाद है। तो इन प्रयासों के माध्यम से भाषाएं निश्चित रूप से उनका फलक व्यापक होगा, वो बची रहेंगी। और इस तरह से और एक अच्छी बात मैं बता रहा हूँ कि इसके लोक साहित्य के संरक्षण में भी लोग आगे आ रहे हैं। जी। एक दूसरा, पिछले दिनों हमारा जो रमाल्टी हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश सामने आ चुका है। शब्दकोश शब्दकोश कितने शब्द उसमें उसमें लिए काफी गए हैं? शब्द हैं। दिनेश राव जी ने उसको किया है। अच्छा, ये 2025 की 26 की बात है। जी। आपके क्षेत्र की बात करें या पहाड़ी क्षेत्र की, जी, जो जी। अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर भी किस तरह के बदलाव आप सामाजिक परिदृश्य से देखते हैं कि वहाँ पर अभी हुए हैं और क्या बदलाव अभी और होने चाहिए? बदलाव की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों तरफ की बातें हैं। एक तरफ जैसे पलायन हो रहा है, जी, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शहरी जीवन की आवाधापी से परेशान होकर के, खासकर जो कोरोना का दौर हुआ उससे वापस लौटे हैं। जी, तो दोनों तरह की मैं जो दृष्टि देखता हूँ, तो वो लोग भी हैं हुँ, कि जो लोग उससे त्रस्त होकर के, और वो भी हैं जो कुछ बनने के लिए शहर का रुख कर रहे हैं। और एक दूसरे में ये हुआ है कि जैसे एकल परिवार की जो संकल्पना है, जैसे उसकी वजह ये हो सकती है कि हम तो अपने सुख समृद्धि या उसकी खोज में निकले व्यक्ति, लेकिन देखा जाए तो जो सुकून पहाड़ की ठंडी हवा, ठंडा पानी हो, उसमें हो, अन्यत्र नहीं है। जी, हाँ, कुछ कारण हैं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसको लेकर के लोग अपना रुख शहरों की तरफ कर रहे हैं। लेकिन उतनी मैं देख रहा हूँ, खासकर जहाँ से मैं संबंध रखता हूँ, पुरोला, तो वहाँ तो पलायन बिल्कुल शून्य है। वहाँ पलायन नहीं है, वहाँ लोग आज भी अपना खेती कर रहे हैं, जी। बागवानी कर रहे हैं, सब्जियाँ उगा रहे हैं और अपने शराबबंदी भी वहाँ पर काफ़ी रही कि कोई कई गाँव ऐसे हैं जिनमें शराब बिल्कुल नहीं पी जाती है या फिर वहाँ पे परोसी जाती शादी-ब्याह में। और अब जबकि कई पहाड़ी क्षेत्रों में अभी हम देख रहे हैं कई जगहों पर कि इसके लिए लोग आंदोलन तक कर रहे हैं कि इसको जी। बैन किया जाना चाहिए। या गाँव ने खुद पंचायत करके, बातचीत करके गाँव वालों से आपस में कि हम अपने गाँव में शराब को बैन करेंगे। तो ये कैसे नहीं, आपके क्षेत्र ये में? वास्तव में एक अभिशाप है ये। जो शराब का होना, जी, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बहुत-बहुत लोगों को दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं, खासकर महिलाओं की इस वजह से। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं, महिलाओं की एक तरह से भागीदारी तो हो रही है, वो एक तरह से लीड तो कर रही हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो सुशिक्षित पुरुष हैं या जिनका समाज में अपनी भूमिका है, तो वो शराब एकदम बिल्कुल ठुकरा करके, वो उसको ज़रूरी ना मानते हुए उसको बिल्कुल किनारे करके अपने और तरीके से, मैं स्वयं अपना उदाहरण देता हूँ कि मेरा सेवानिवृत्ति थी, तो मैंने कहा बाकी सब कुछ होगा लेकिन शराब नहीं परोसी जाएगी। और लोगों ने उसको जब उपस्थिति थी, बड़े प्रसन्न थी, खासकर महिलाएँ प्रसन्न थी, सारे लोग प्रसन्न थे। उसमें ऐसा नहीं कि हमें शुरुआत हमें करनी होगी, होता क्या है, हम उपदेश दे देते हैं कि साहब शराबबंदी होनी चाहिए, इससे नुकसान है। लेकिन मेरे घर में कोई आयोजन होता है, मैं स्वयं परोसता हूँ। तो जब तक हमारे अंदर ये सोच नहीं होगी कि अपने से लागू करें हम, तब तक तो कोई भी मुहिम सफल नहीं हो सकती। अब आपकी किताबों पर हम बात करें तो कहानी, नाटक, जी, कविताएं, उपन्यास, जी, जी। सभी तरह की किताबें आपने लिखी हैं बाल अलग-अलग भाषा साहित्य, जी, बाल साहित्य पे आपने जी, विशेष काम किया। जी। उसमें लोक भाषा भी है लोक साहित्य और भी है। लोक साहित्य जी, भी है। तो हाँ जी। किस-किस तरह की किताबें आपने अभी तक हमारे बीच मैं कहूँ तो शुरुआत कविता जी, कविताएँ लिखी तो नए दौर की कविताएँ जो होती थी, जिसको कविता भी कहा गया। जी, कविता संग्रह जो आकाश तुम्हारा होगा, वहाँ से शुरुआत हुई। फिर कहानी की तरफ आए तो कहानी समय नहीं ठहरता, 90 के 1992 वो दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद फिर उसके न होने का दर्द, फिर जी, करके कुछ 10-12 कहानी संग्रह, 12 1 दर्जन हो गए होंगे। फिर इस तरफ मुड़े कि नाटक लिखे जाने चाहिए। सफ़ेद घोड़े का सवार, खुले आकाश का सपना, और वो नाटक यहाँ आगे बढ़े। फिर रोमांटिक कविता की तरफ, जी, और एक और प्रिय विधा मेरी ये रही लघु कथा। जी, मैंने लघु कथाएँ लिखी और दैनिक ट्रिब्यून के लिए मैं उस समय कमलेश भारती जी थे, बड़े प्रेरित करते थे। उनके सुझाव पर लिखना शुरू किया, तो लघु कथा के 2 लघु कथा संग्रह भी आए हैं, त्रिशंकु और चेहरे। और उसके अलावा फिर तब रोमांटिक की तरफ मुड़ा, तो रोमांटिक में 3 कविता संग्रह, और फिर बच्चों के लिए लिखना। बच्चों के लिए मेरे बाल कहानी संग्रह भी आए हैं, बाल एकांकी संग्रह भी आए हैं।
जी। तो एक चीज़ और फिर अनुवाद अनुवाद आपने में भी वाल्मीकि कोशिश की। रामायण के। बच्चों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी एक पुस्तक मेरी आई है। तो इस तरह लगभग चाहे बाल साहित्य हो, प्रौढ़ साहित्य हो, लोक साहित्य हो, जी, सभी तरह मैं हमेशा लोग कहते हैं ना कि कौन-सी आपको विधा कौन-सी प्रिय है। लेकिन ये मन की स्थिति पर निर्भर करता है। कभी मुझे लगता है कि ये विषय जो मेरे मन में उमड़-घुमड़ रहा है, जी, तो इसको लेकर के मैं एक कहानी रच सकता हूँ या ये उपन्यास के माध्यम से सामने आ सकती है। और 4 उपन्यास है मेरे जी, तो अब इसमें ये जो रचना का एक फलक है, वो आपको ये देखना पड़ता है कि मैं इस फलक में कभी-कभी ये होता है कि दूसरे उसमें ढाल सकता हूँ उस फलक को दूसरी विधा में। जी, ऐसे जैसे प्रयास किया माना कोई लोक कथा थी, मैंने लोक साहित्य का संकलन भी किया, रवाई क्षेत्र की लोक कथाएँ अलग-अलग शीर्षकों से, जी, ढेला और पत्ता है और दैत्य और 5 बहनें हैं, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम है, उसमें लोक कथा है। लेकिन मुझे लगा इस लोक कथा पर एक अच्छा नाटक बन सकता है, तो मैंने उसको लिखा सफ़ेद घोड़े का सवार, एक नाटक बन गया। उसके बाद वहाँ की लोक गाथा थी, उसको लेकर के मैंने एक नाटक एक प्रेम कथा का अंत, गजो मल्हारी पर केंद्रित है। ऐसे ही वहाँ की लोक कथा को लेकर के मुझे लगा कि नहीं इसको हिंदी पाठकों तक कैसे पहुँचाया जाए, तो उसके लिए धुएँ के बादल जैसे नाटक मैंने ये लिखा। तो आपकी अभी जी, आई है धुएँ ना के धुएँ बादल के जी, बादल। ये रवाई जी, क्षेत्र की लोक कथा पर आधारित है। तो इसका आपने रवाल्टी से हिंदी में हाँ, ये लिखा है। रवाल की लोक कथा थी, जी, लेकिन हिंदी में एक क्योंकि लोक कथा का सीमित है, वो तो छोटी होती है आकार में, लेकिन इसको किस तरह से पूरा वहाँ का परिवेश, जी, वहाँ का सामाजिक ताना-बाना कैसे दे सकते हैं उसके माध्यम से और उस कालखंड को जिस कालखंड में घटनाएँ घटित हुई है, तो धुएँ के बादल ऐसे करके। तो एक तरह से एक प्रयोग भी है ये, लोक को कैसे हिंदी पाठकों तक हम पहुँचा सकते हैं। जी। तो कौन-सी ऐसी रचनाएँ कोई आपको ऐसा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ़ का जो आपने अपनी रचनाओं में लिखा हो और उसके लिए आपको रिस्पॉन्स भी मिला हो? जिस वर्ग तक आप वो चीज़ पहुँचाना चाहते हैं, उस वर्ग से खासकर? नहीं, बहुत जैसे मेरी काफ़ी खुली आँखों में सपने, जी, एक कहानी है जो पहाड़ के परिवेश को लेकर थी और पहाड़ के परिवेश में भी जो ढोल वादक है, जी, हमारे झुमरिया कहते हैं, उनके औजी कहते हैं, बाजी कहते हैं, उनकी 3 पीढ़ी के द्वंद को लेकर के बुनी गई थी। और उस कहानी का देखिए खास बात ये रही कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की संस्कार रंगतोली द्वारा उसको दिल्ली में मंचित किया गया। जी, अखिल गढ़वाल सभा में उसका जो नाट्य लोक नाट्य समारोह होता है, यहाँ प्रस्तुत किया गया। तो वहाँ मुझे लगा कि उस वर्ग के द्वंद्व और संघर्ष को मैं बेहतर रख सका हूँ। ऐसे ही जो मैदानी परिवेश में रहा, वहाँ की चाहे नारी हो, चाहे आम जीवन के संघर्ष है, मेरी कहानी कुछ कहानियाँ हैं जिनमें गाए-बगाए आ पड़े हैं जी, और वो पाठकों द्वारा तो पसंद किए गए, जैसे अंतिम संस्कार कहानी थी, डिस्पेंसरी थी और अ, अपनी अपनी ही दुनिया के लोग थे। तो वो पाठकों द्वारा खूब पसंद किए गए और कहीं-कहीं मुझे भी एक आत्म संतुष्टि तो खैर लेखक को मिलती है, उसकी हर रचना इसी का द्योतक होती है कि वो उसको संतुष्टि दे। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप फिर रचना को परोसेंगे नहीं पाठक के साथ। जी। तो कोई ऐसी कविता आप हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए, रवाल्टी में? अ, रवाल्टी में तो अमूमन ये कविता संग्रह जैसा मेरे का वो है छपराल। छपराल। तो छपराल में एक कविता शीर्षक कविता है कि न मुई बदलिणो न मेरा हाल। न मुई बदलिणो न मेरा हाल, बस एक टॉग रही सदाई कतराई कोई त मार दूँ माई की छपराल। ये रवाल्टी का वो है। तो इसका हिंदी में अर्थ भी समझा दीजिए। उसका अर्थ ये है कि न तो मैं बदली या बदला, न मेरे हालात बदले। बस मन में सदैव एक ही कसक रही कि कभी तो कोई प्रेम की बौछार करे। जी। कोई और कविता जो आपकी सबसे पसंदीदा हो? पसंदीदा आप तो कई मंचों पर उसे नहीं प्रस्तुत ऐसा भी करते कुछ हैं। नहीं है कि अलग-अलग क्या कहते हैं वो आस्वादक प्रभाव की कविताएँ हैं। आप कहें तो एक आध कविता मैं उस बिल्कुल, पुस्तक बिल्कुल आप से हाँ, किताब पढ़ से के आप देख सकते हैं। सुना सकता हूँ मैं कि जैसे आजकल के बहुओं पर है, ये एक प्रेम कविता है। जी, प्रेम कविता ऐसी है कि तेरा बाना
मुई का न भोगी, यहाँ पापी दुनिया न का न सुनाई, बस एक का कसर रही जो मुल्लू न काटी, उठा रिंगाए बाकरा का मेसी खूब दौड़ाए। ये एक प्रेम कविता है कि इसका अर्थ ये है कि तेरे लिए मैंने क्या नहीं सहा, कमबख्त दुनिया ने क्या नहीं सुनाया, सिर्फ इतनी कसर रही जो सिर कलम नहीं किया, बाकी चटाई बकरे की तरह खूब सेहराया। ये तो ये एक और जैसे वो इस जो कविता का वो है जाम छांटन नहीं, जाम छाटन। हाँ, जब हम अलग हुए, ये परिवार के विभाजन की तरह से कहानी है। तो इसकी शुरुआती पंक्तियां सुना रहा हूँ कि बुआरियों की पौर पराड़ कराड़ी लाई थी ताण, पर कायने ने चिताई थी राण, अब त्यों का मन की हई जाम छांटन नहीं। मतलब बहुओं की पिछले सालों से एक तरह से जुगत लगा रखी थी, लेकिन किसी को पता नहीं था। अब उनके मन की हुई जब हम अकेले अकेले हो गए। अच्छा। जी, ये मतलब लंबी साथ कविता। रहते हैं जब तो हाँ, तो हाँ, उन्होंने ये अलग। सोचा था कि अलग रहेंगे, हाँ जी। बड़ा सुख होगा, जो मैं कह रहा था ना, ये कल परिवार वाली बात जी है। जी जी। जी। तो अब कौन सी नई रचनाएं हैं जो अब आप जिन पर काम कर रहे हैं? हाँ, कुछ और? नई रचनाओं तो इधर कुछ कहानियाँ हैं जिनको अंतिम रूप देने में लगा हूँ, और एक उपन्यास चल रहा है साथ ही साथ। तो उम्मीद है कि इस वर्ष तक वो रचनाएँ सामने आ जाएँगी। और इसके अलावा छुट-पुट, चूँकि मैं विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं से जुड़ा हूँ और जुड़ा रहा हूँ और आज भी हूँ। देश भर के लगभग 40 के आस-पास पत्रिकाएँ मेरे पास डाक द्वारा आती हैं, जी। और उनके लिए कहीं न कहीं से फिर ये भी होता है कि आप कोई रचना भेजो, तो अलग-अलग आकाशवाणी में भी आपकी? आकाशवाणी में जाना होता है, दूरदर्शन में जाना होता है, और जैसे आपके यहाँ पहुँच गया हूँ, तो ऐसे ही सभी मंचों पर, क्योंकि मंच भी अभिव्यक्ति के लिए बहुत बड़े माध्यम हैं, और आज मंचों के माध्यम से भी आप आम जन तक पहुँच रहे हैं। जी। तो रवाई के लिए आपको सबसे ज्यादा चुनौती क्या लगती है अभी? चुनौती ये लगती है कि जो संक्रमण के दौर से हम गुजर रहे हैं, उसके प्रभाव से मुक्त रह सकें। एक दूसरी बात भाषा को लेकर के है। भाषा को उसको सँवारने को और उसको विस्तार देने के लिए आपको अलग-अलग विधाओं में बेहतर सृजन करना पड़ेगा। वो भाषा का ये होता है ना कि जो क्षेत्रीय भाषाएँ माना, तो या 8वीं अनुसूचित में सम्मिलित भाषाएँ, अगर उन भाषाओं में अच्छा साहित्य रचा जाएगा तो वो उसको हिंदी पाठक है, दूसरी भाषाओं के पाठक भी स्वीकार करेंगे। मैं थोड़ा-सा उदाहरण ये दे रहा हूँ, जैसे हमारे रोमांटिक कविताएँ हैं, तो मेरी रोमांटिक कविताओं का हिंदी में अनुवाद तो हुआ ही, जी। लेकिन उसका गढ़वाली में भी अनुवाद हुआ, पिछले दिनों उसका बांग्ला में अनुवाद हुआ। तो उससे उससे क्या ज़ाहिर होता है? उससे ज़ाहिर ये होता है कि आपकी भाषा की रचना को पसंद किया जा रहा है। जी। अब जैसे वो बंगाल है, बांग्ला साहित्य को कितना पढ़ा जाता है, तो जी। उसके हिंदी अनुवाद के साथ वो सामने लाया गया और ज़्यादा पाठकों तक पहुँचा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपका भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महावीर रवाल्टा जी, और ऐसे ही और शख्सियतों के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।